नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसकी आशंका तो मुझे पहले से थी और जिस बात को लेकर के हमने कई बार संदेह जताया भी था अपने कार्यक्रम में, आखिर में वही बात सच सामने आने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है और ये 4 मई की संध्या से ही ये करामात शुरू हो गया था। अगर 4 मई को बंगाल में रिजल्ट उनके हिसाब से आ गया होता तो शायद ये अलर्ट होता नहीं। लेकिन बंगाल और आसाम दोनों की हार के बाद मैं तो पूरी तरह से मुतमईन था कि कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग होगी और आईएसआई अब शांति से नहीं बैठेगा। देश भर में जो उनके स्लीपर सेल हैं, उनके जो हैंडलर हैं, वो एक्टिव होंगे और उनको कवर फायर सीआईए की तरफ से मिल रहा है। तो किसी भी घटना को आप छोटा करके मत समझिए, उसे छोटा मत आंकिए, बड़ी घटना है। नहीं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को रात 10 बजे उनके गृह टाउन में उनके गाड़ी को ओवरटेक करके पॉइंट ब्लैंक दूरी से गोली मार दे, और वो भी ऐसे पिस्टल से जो देसी कट्टा नहीं है, वो देसी पिस्टल नहीं है, ऑस्ट्रियन पिस्टल से, जो एक साथ कई राउंड गोली फायर कर सकती है बिना फंसे। देसी कट्टा तो आप एक बार जब गोली चलाना शुरू करते हैं तो कई बार फंस भी जाता है, लेकिन ऑस्ट्रियन पिस्टल फंसता नहीं है और एक साथ वो 5-6 गोली एक साथ वो फायर कर देता है। ऐसे पिस्टल से वॉर किया गया और उसी दिन मैंने संदेह जताया था कि ये मामला छोटा नहीं है, इसलिए खुफिया एजेंसी को चाक चौबंद रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और केवल एक घटना नहीं थी कि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की हत्या हो गई। कुछ जगहों से ऐसे धारदार हथियार मिले जो संख्या में तो 12 थे, तलवार जिसको कहते हैं, लेकिन और भी संख्या हो सकती है। 12 तलवारों के की तस्वीर पब्लिक डोमेन में आई, आपने हमने सबने देखा। और इसके अलावा नांदेड़ में एक बहुत बड़ी छापेमारी की जिसमें महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नांदेड़ वो इलाका है जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है और ये पूरा इलाका, नांदेड़ वैसे प्रचलित है एक खास चीज के लिए, वहां प्रकाश पर्व बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से आजकल पॉपुलर हो रहा है। सिख के वन ऑफ द गुरु वहां पर उनकी एक पवित्र स्थली है और वहां लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में दुनिया भर के सिख नांदेड़ जाते हैं। इसके अलावा नांदेड़ में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसकी भी जानकारी खुफिया एजेंसी की है। ये बात मैं महाराष्ट्र की कर रहा हूं। अब वो सिर्फ रेड कॉरिडोर जो होता था, जिस रेड कॉरिडोर में 143 डिस्ट्रिक्ट होते थे, आंध्र प्रदेश से होता हुआ झारखंड और उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और इधर पूर्वी इलाका जो उत्तर प्रदेश का है वो, और फिर आंध्र प्रदेश से होता हुआ वो महाराष्ट्र, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़, ये चंद्रपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट, और आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, एक स्टेट छूट गया छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और शुरुआत महाराष्ट्र, ये पूरा जो रेड कॉरिडोर है, ये 143 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब वहां पर लगभग नक्सल खत्म हो चुका है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले, 5-6 महीना पहले, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, उसके बाद
बड़ी संख्या में लगभग 70 माओवादियों ने, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और अत्याधुनिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। और ये मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी सफलता थी। जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चंद्रपुर या ये जो नांदेड़ वाला इलाका है, ये नांदेड़ वहां से हालांकि काफी दूर है, लेकिन गढ़चिरौली और चंद्रपुर तो आप समझिए कि केंद्र हुआ करता था नक्सलियों का। और फिर वहां से ये आंध्रा होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाता था। वो जो कोसांबी वाला इलाका है उस इलाके तक, और वहां से फिर नेपाल को टच करता था, और ये नेपाल से सूत्र चलता था और ये महाराष्ट्र तक पहुंचता था। ये पूरा तंत्र चल रहा था जिसमें नक्सलियों को खाद पानी दिया जा रहा था, आज से नहीं लगभग 40 वर्षों से। 40 वर्ष से भी अधिक आप मान लें उसको, 50 वर्ष तो निश्चित रूप से हो गए होंगे, क्योंकि मजूमदार का जो आंदोलन था वो बिहार के पूर्वांचल से शुरू हुआ था। तो अगर उस सबको जोड़ दें तो कम से कम 50 साल से ये सारा कारोबार चल रहा था और नक्सलियों को खाद पानी मिल रहा था। और ये नक्सली को खाद पानी कौन दे रहा था? आप और हम गलतफहमी में हैं। ये पूरा का पूरा सीआईए का प्लांट था। इन्हें विदेशी रसद मिलता था, खुराक मिलता था, हथियार मिलता था, पैसा मिलता था। ये गांव के गांव लोगों को जबरन नक्सली बनाते थे। छोटी छोटी बच्चियों को ये किडनैप करके ले जाते थे, बच्चों को किडनैप करके ले जाते थे, उनको ट्रेन करते थे, और उनको ट्रेन करने के बाद अपनी मिलिट्री में जो उनका जो अपना मिलिशिया होता था उसमें शामिल करते थे। कई लड़कियों के साथ एब्यूज करते थे, सेक्सुअल एब्यूज करता था ये पूरा गिरोह। और इस तरह से खौफ के साए में गांव की गांव, गांव का गांव जीता था, बस्ती की बस्ती जीती थी। अब बहुत सारे जंगल के इलाके में जो गांव थे, उन ग्रामीण इलाकों में तो समझिए आधिपत्य था इन लोगों का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार के ट्रैक पूरी तरह से कॉम्बैट जो चल रहा है केंद्र सरकार का, उसने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और अब इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं नक्सलियों की, ऑलमोस्ट नक्सली समूल नष्ट हो चुके हैं। और उसी में से एक कड़ी थी जो महाराष्ट्र में 70 की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अब मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सिर्फ नक्सली का खेल नहीं था। नक्सलियों को रसद पानी मुहैया कराने का काम एक धार्मिक उन्मादी संगठन पूरी तरह से सीमा पार से कर रहा था कि एक तरफ तो इधर नक्सलियों को उबालो और दूसरी तरफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप है उसको उभार दो, उसको खड़ा करो, उसका स्लीपर सेल तैयार करो। और ये लोग बहुत एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। एक कोऑर्डिनेशन पर तो हमला हो चुका है, लेकिन इन दोनों का, इसीलिए आप देखेंगे जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो माओवादी हैं, वो लेनिनिस्ट हैं, वो मार्क्सवादी हैं, वो मार्क्सवादी लेनिनिस्ट हैं। एमएल के से भी उनका बड़ा अच्छा संबंध है, जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, और वो कम्युनिस्ट भी हैं। और इसीलिए ये खेल चलता है। वो खाली चंद्रपुर और गढ़चिरौली का इलाका नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, इसका इलाका नहीं, ये इलाका पूरा पहुंचता है भारत राष्ट्रीय राजधानी के एक विश्वविद्यालय में। वहां बौद्धिक जामा पहनाया जाता है। और एक विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में, वहां भी बौद्धिक जामा पहनाया जाता है। और अब तो विश्वविद्यालयों में जो बौद्धिक जामा पहनाने वाला ग्रुप है वो भी बिल्कुल, उसकी भी संख्या नगण्य रह गई है। लेकिन बौद्धिक जामा उनका पहनाने का धंधा चल रहा है। कट्टर इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों का गठजोड़, और जो हिंसक कम्युनिस्ट है, विचारधारा तो ऊपर से जामा पहनाता है, हिंसक गठजोड़ जो है वो बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी जरूर है, दूसरे पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन तीसरा अभी काम कर रहा है, मौलाना मुनीर का और सीआईए का। ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे दुश्मन भी नहीं हो सकते। उनकी मजबूरी है कि हमसे दुश्मनी भी उनको नाक बार गुजरेगी,
और हमसे दोस्ती भी नागवार गुजरेगी। क्यों? हेनरी किसिंजर कहते थे, अमेरिका के दोस्त दुश्मन तो दुश्मन हैं ही, दोस्त को भी जरा संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त से अधिक दुश्मनी निभाते हैं अमेरिकन। तो दुश्मन तो खतरनाक है ही, दोस्त भी खतरनाक है अमेरिका के लिए। तो भारत ना तो अमेरिका का दोस्त हो सकता है, ना दुश्मन हो सकता है। भारत को अपने टैक्टिकल अलायंस के साथ आगे बढ़ना होता है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको तब पूरा मामला समझ में आएगा कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है क्यों। और शुभेंदु अधिकारी के एक ड्राइवर की हत्या, एक क्लोज एसोसिएट की, एक पीए की हत्या, सिर्फ एक पीए की हत्या है जो चुनाव में हार जीत से संबंधित रहता था कि जो हारा है वो नाराज है, उसने गोली मार दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल की हार इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। किनकी? सात समंदर पार से जो धंधा चलाने वाले हैं। किस किस चीज का? अवैध हथियार की तस्करी, नकली नोट की तस्करी और ड्रग की तस्करी। ये पूरा रूट था बांग्लादेश के माध्यम से बंगाल। बंगाल उसका आराम गाह बना हुआ था पिछले 15 वर्षों से। और वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे सर्जिल इस्लाम कहते थे कि चिकन नेक बना देना है, वो कॉरिडोर, वहां से नेपाल घुसना है, इधर बंगाल, और इस तरफ इधर खाड़ी में दक्षिण में श्रीलंका। श्रीलंका से भी रूट हो रहा था नकली नोट, अवैध हथियार और ड्रग। इसीलिए बॉलीवुड के हमारे बहुत सारे जो स्टार्स हैं ना, रिया चक्रवर्ती जैसे, उनका दौरा लगते रहता है श्रीलंका, और वाया श्रीलंका वो पहुंच जाती हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, और फिर वहां से वंताओ भी पहुंच जाती है। वंताओ भी बड़ा शौक वाला इलाका है ना। ये पूरा रूट है और उसमें कोई एक संगठन काम नहीं कर रहा है। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में, खाली आतंकवादी संगठन नहीं, आतंकवादी संगठन को फाइनेंस जुटाने के लिए सीआईए और आईएसआई कहता है कि तुम अपना फाइनेंस खुद जुटाओ। कैसे जुटाओगे तुम अपना फाइनेंस? तो नकली नोट को इंफ्यूज करो इकोनॉमी में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो श्रीमान पी चिदंबरम जी को पूछना चाहिए कि आपने वो टेंडर कैसे दिया था। जो नोट भारत में भी छपता है, पाकिस्तान में भी छपता है, वही ब्रिटिश कंपनी सप्लाई करती है पाकिस्तानी कंपनी को, वही ब्रिटिश कंपनी सप्लाई करती है भारतीय कंपनी को। तो नोट का डुप्लीकेशन होने की संभावना तो आपने शुरुआत में ही कर दिया है। तो फॉरेन जो सीआईए और आईएसआई है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम अपने पैसे का इंतजाम खुद करो। अभी आपने धुरंधर मूवी देखी होगी ना, उसमें थोड़ा बहुत इसका जिक्र है, पूरा पर्दा उठा नहीं है। मैंने कई बार अपने शो में इस पर्दे को उठाया है, मैं आज फिर उठा रहा हूं। तो उनको कहा जाता है कि तुम अपना बंदोबस्त खुद करो, और वो फिर ड्रग और नकली नोट और अवैध हथियार की तस्करी से करते हैं। वरना आप कल्पना कीजिए, ऑस्ट्रियन पिस्टल बंगाल में, कोलकाता में आया कहां से? कहीं से तो आया होगा, किसी ने तो दिया होगा। कहां से आया? मुंगेर बिहार में, मुंगेर में फैक्ट्री है बंदूक की। कहते हैं वहां पर कट्टा बनाने की अत्याधुनिक फैक्ट्रियां चल रही हैं अवैध रूप से। और जब पुलिस का छापा पड़ता है, पकड़ाती भी है, लेकिन फिर से शुरू हो जाता है। वहां कई सुदूर गंगा के तटीय इलाकों में यह खेल चल रहा है, और वहां से सप्लाई होता है, विदेश तक वहां से हथियार जाते हैं। उसका रूट क्या है? उसका भी रूट बंगाल और बांग्लादेश है और नेपाल है। अब इसी रूट को आप देखिए, एक तो विदेश से हमारे यहां हथियार आता है और यहां से भी हथियार जाता है। जो छोटे अपराधी हैं उनको देसी कट्टा भी हमारे यहां से सप्लाई होता है। हो सकता है कि विदेशी हथियारों की नकल वहां हो रही हो, और हूबहू ऑस्ट्रियन हथियार जैसा, ऑस्ट्रियन या फ्रेंच पिस्टल जैसा, बेबली स्कॉट जैसा पिस्टल यहां भी बनने लगता हो। नोबडी नोज। तो ये पूरा का पूरा तंत्र एक ऑर्गेनाइज्ड नक्सल, विदेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये मैं अर्बन नक्सल नहीं कहता हूं, वो बजाबता इंटेलेक्चुअल कवर उनको देते रहते हैं। ये पूरा षड्यंत्र एक साथ चल रहा है देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए। और इसीलिए मैंने कहा था
कि ये हत्या सिर्फ बंगाल की हत्या नहीं है, इसका रिपल इफेक्ट पूरे देश पर पड़ेगा और पड़ रहा है। क्या हुआ आज? आज भारत सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलर्ट जारी करना पड़ा है दिल्ली में, और कहा गया है कि किसी भी जो भीड़-भाड़ वाला इलाका है, उसमें थोड़ा संभल करके जाएँ। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो मार्केट हैं, मॉल्स हैं, जहाँ पब्लिक इंटरफेरेंस ज़्यादा है, भीड़ जहाँ आ जा रही है अधिक संख्या में, ऑफिसेज़, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं, सरकारी ऑफिसेज़ हैं, उसके जो एंट्री गेट्स हैं, उस पर बहुत संभल करके, सतर्क होकर के आप सबको, और मैं भी आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में मूव कर रहे हो, दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, गाजियाबाद में, इन इलाकों में अगर आप मूव कर रहे हो पब्लिक प्लेसेस पे, तो आप बिल्कुल सतर्क होकर के चलते रहें और पुलिस के साथ सहयोग करें, पुलिस को कोऑर्डिनेट करें। आपको बहुत सारे जगह पे स्नाइपर डॉग मिल जाएंगे, जो एंटी बॉम्ब स्क्वाड है, वो मिल जाएंगे, जगह पे जगह जो बॉम्ब को डिस्पोज करने वाला दस्ता है वो मिल जाएंगे, और बड़ी संख्या में पूरे दिल्ली एनसीआर में डिप्लॉय कर दिया गया है। लोकल एरिया इंटेलिजेंस जो है, एलआईयू वाला जो है, उनको भी अलर्ट पर कर दिया गया है, और एनआईए खुद इसकी तहकीकात कर रही है, और एनआईए के कोऑर्डिनेशन में हमारी जो सबसे सर्वोच्च खुफिया एजेंसी है, आरएडब्ल्यू, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो कोऑर्डिनेट कर रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये देख रही है कि कराची के रास्ते क्या सऊदी जा रहा है मामला, यूएई जा रहा है मामला, दुबई के रास्ते ये मामला आ रहा है, काठमांडू, और काठमांडू फिर से बांग्लादेश, ढाका होते हुए ये मामला पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है, सीधे आ रहा है, या कराची से जो पोर्ट है उसके माध्यम से मुंबई का, महाराष्ट्र का जो समुद्री इलाका है, और जो गुजरात का समुद्री इलाका है, उसमें रण ऑफ कच्छ में बहुत तेजी से विजिलेंस बढ़ा दिया गया है कोस्टल गार्ड का। तो हर तरह से सेना सेना जो है चाक चौबंद है, समुद्र में कोस्टल गार्ड कर रहे हैं अपनी सर्विलांस, और बॉर्डर इलाके पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर रहे हैं, उनके साथ जो और मिलिट्री के जवान हैं उनका जो इंटेलिजेंस है वो काम कर रहा है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल और आसाम का चुनाव बहुत छोटा चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है वो सबसे हिट लिस्ट में है। आप कल्पना कर सकते हैं ये बात? केंद्रीय कार्यालय ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन दिल्ली टॉप हिट लिस्ट में है कि यहां पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। नवंबर में क्या हुआ? 8 जाने गई, 10 जाने गई, और 20-25 घायल हुए। जो लाल रेड फोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, रेड फोर्ट पे जो रेड लाइट पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और वो बॉम्ब ब्लास्ट कौन किया था? ये कोई छोटा मोटा हैंडलर नहीं किया था। स्लीपर सेल डॉक्टर की भूमिका में थे। आपको स्लीपर सेल इंजीनियर भी मिल सकते हैं, लॉयर भी मिल सकते हैं, प्रोफेसर भी मिल सकते हैं। इसीलिए भारत का राजधानी और राजधानी का पूरा इलाका दिल्ली एनसीआर टोटल हाई अलर्ट पर है। हमको भी सहयोग करना चाहिए। हम अगर आपके साथ ये आज चर्चा कर रहे हैं तो आपको भयाक्रांत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको डराने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, एनसीआर का जो इलाका है, अगर भारत सरकार ने उसको हाई अलर्ट पे रखा है तो कुछ सोच समझ करके रखा होगा। आप अगर आप नोएडा में हैं, अगर आप गुड़गांव में हैं, तो आप पुलिस के साथ सहयोग, खाली केवल दिल्ली एनसीआर नहीं है, पूरे देश में अलर्ट है, ये ध्यान रख लीजिए। बेंगलुरु भी अलर्ट में है, देश भर के हवाई अड्डा अलर्ट पर है, देश भर के जितने प्रोमिनेंट स्टेशन हैं वो अलर्ट पर हैं। केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अलर्ट पे नहीं है, मुंबई सेंट्रल भी अलर्ट पर है, कोलकाता रेलवे स्टेशन भी अलर्ट पर है, एयरपोर्ट भी अलर्ट पर है, देश भर के हवाई अड्डे अलर्ट पर हैं, रेलवे स्टेशन अलर्ट पर हैं, और जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो भी अलर्ट पर है, दफ्तर भी अलर्ट पर है। इसीलिए नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आंख, कान और दिमाग सबको खोल करके रखें, चौकन्ने रहें। आप बिल्कुल भी इस तरह से अनभिज्ञ न रहें। जहां कहीं भी आप जाएं, कहीं भी अगर आपको संदिग्ध कोई गतिविधि मिलती है, तो जो पुलिस के जो नंबर्स हैं उस इलाके के, कहीं कहीं 112 है, कहीं 100 है, आप उस पर डायल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो वहां आप 100 नंबर पे डायल कर सकते हैं।
नोएडा में रह रहे हैं तो 112 पे डायल कर सकते हैं। दीज आर द नंबर्स, आप उसको संपर्क कर सकते हैं फौरन अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि आपको देखने को मिलती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ गृह मंत्रालय की नहीं है या डिफेंस की या इंटेलिजेंस एजेंसी की नहीं है। एक सिटीजन के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हमेशा चाक चौबंद रहें। कोई संदिग्ध गतिविधि किसी भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भी अगर आप दिखें, बहुत सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ये जो स्लीपर सेल के लोग हैं वो रह रहे हैं, उनकी अगर संदिग्ध कोई गतिविधि मिलती है तो आप फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें, वही आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए बंगाल और आसाम चुनाव छोटी घटना नहीं है, मैं आज फिर कह रहा हूं। और जिस तरह से भारत सरकार ने दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पे रखा है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अगर हिट लिस्ट में है तो दूसरी पार्टी के भी कार्यालय हिट लिस्ट में होंगे, ये ध्यान रखिए। अब ये सारा निशाना जा रहा है 7 समुंदर पार मुनीर के दस्तों के पास, और ये मुनीर सारा खेल कर रहा है सीआईए और आईएसआई के साथ मिलकर के। मुनीर, और इसीलिए अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर का जो सालगिरह मनी थी, उसमें हमारे डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कंप्लीट येट, इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो कोई भी एक्ट ऑफ टेरर एक वॉर की उद्घोषणा होगी। एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी द बिगिनिंग ऑफ वॉर, डायरेक्ट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार इस बार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनी एक्ट ऑफ वॉर, टेरर एक्टिविटी वुड बी इनवाइटिंग ए डायरेक्ट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इसको कहते हैं डिप्लोमेसी में परिवर्तन होना। नहीं जी, हम देखेंगे, हम डोजियर भेजेंगे, हम पाकिस्तान को बोलेंगे कि ये देखिए आपके यहां से आतंकवादी ऐसे घुसे हैं, ये एक्ट हुआ। नो, अब वो सब कहानी खत्म हो गया, खत्म। हमें जहां मर्जी होगी हम वहां वॉर करेंगे, और अगर हमें मर्जी होगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाएंगे। खाली आतंकवादी बेस को निशाना नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी पाकिस्तान मिलिट्री मोटे तौर पर आतंकवादी है, मोटे तौर पर आतंकवादी है, क्योंकि उनका उनका धंधा ही इसी से चल रहा है। पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री और उसके जो सर्वे सर्वा हैं वो तो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, वो तो सबसे बड़े डीलर हैं, ट्रेड डीलर ऑफ टेररिस्ट हैं। वो तो इसी की डील करते हैं, यही डील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, यही डील कर रहे हैं वो सीआईए के साथ। तो सीआईए कुछ भी कर ले, अपनी पूरी ताकत लगा ले, और डोनाल्ड ट्रंप भी ताकत लगा लें। अगर भारत को डिस्टेबलाइज करने की सोचते हैं तो डीजीएमओ ने साफ कह दिया है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, रुका नहीं है। और हम इस बार मिलिट्री ऑपरेशन, अगर इसमें हो सकता है कि सिविलियन पर भी वॉर करना पड़े तो करेंगे, लेकिन हमारे देश की या हमारी सरकार की ऐसी इच्छा है नहीं कि हम सिविलियन पर वॉर करेंगे, सिविलियन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री बेस जो टेररिस्ट को खाद पानी दे रहा है, वो भारत के डिफेंस के निशाने पर है, भारत के खुफिया एजेंसी के निशाने पर है। तो अलर्ट तो भारत के दिल्ली एनसीआर में हुआ है, लेकिन अलर्ट पर पाकिस्तान भी है, ये ध्यान रखिए। पाकिस्तान भी अलर्ट पर है। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।